हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस न करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ये हमारा आज का 4th लेक्चर है, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो कि बहुत ही होंगे आपके इंपॉर्टेंट, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और इन कंसेप्ट को हम बड़े अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे, जिनके कारण आपके सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं, यहाँ पर 1 से 4 क्वेश्चन आपके जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कल आपने देखा होगा कि जब हमने लास्ट जो हमने पैडागोजी का सेशन लिया था तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट का। किसका? किनके द्वारा दिया गया था कि आप कह सकते हैं जो लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी थी, तो वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो आपको वो क्वेश्चन याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर नूर नाम की एक बच्ची है, हु फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू यस्टरडे। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ना अपना टिफिन लाना भूल गई हूँ, तो आपने क्या करना है, आपने ना अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करिए क्योंकि कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी बात कही जा रही है। तो इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार ये कौन सी बात इन्होंने कही हुई है, ठीक है ना। तो आपने ये बताना है कि ये स्टेज कौन सी है, और आपने ये भी बताना है कि भाई जो ये बात कही जा रही है ये कह सकते हैं कि लेवल कौन सा है। तो हमने ये तो देखा था ना कि लेवल और स्टेज अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है तथा कहते हुए कि तान्या से लंच साझा करने के लिए कहा, भाई तुम्हें आज मेरे साथ भी अपना लंच है वो साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप के अवस्था पर दर्शाता है। तो आपने ये बताना है कि ये कौन सा कह सकते हैं कि आपका जो है लेवल कौन सा है और यहाँ पर स्टेज कौन सी है। तो कल आपको याद होगा तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3 लेवल देखने को मिलते हैं और यहाँ पर 6 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूंगा कि 3 लेवल कौन कौन से हैं। एक तो है प्री कन्वेंशनल, ठीक है। प्री आप देख सकते हैं कि प्री पहले आता है, प्री कन्वेंशनल, फिर उसके बाद आता है कन्वेंशनल। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शंस में भी, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। हिंदी में पोस्ट को क्या कहते हैं, पश्य परंपरागत, प्री कन्वेंशनल को पूरे परंपरागत और कन्वेंशनल को सिर्फ परंपरागत। तो यहाँ पर पहले प्री कन्वेंशनल है, बाद में कन्वेंशनल है और लास्ट में पोस्ट कन्वेंशनल है। और आपको इन्हीं तीनों में 2-2 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप पहले लेवल में बात करें तो आपको 2 यहाँ पर स्टेजेस देखने को मिलती हैं। एक तो थी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब कि ये जब छोटा बच्चा होता है तो वो सिर्फ ये सोचता है कि भाई मुझे ये काम इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत है, क्योंकि मुझे सजा मिलेगी, मुझे चोरी इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि मुझे इसकी सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो ये कौन सा था, ये था लेवल 1 का फर्स्ट स्टेज। और लेवल 1 की जो फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट तो स्टेज आपने देख लिया, अब लेवल 1 का आप सेकंड स्टेज भी देख लें कि भाई उसमें क्या था कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट की, मतलब कि ये प्री स्कूल में ये आपको इस देखने को मिलती है, इसमें जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो वो अब जो सजा मिलती है, मतलब कि जो पनिशमेंट वाली स्टेज थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली जो स्टेज थी, उससे शिफ्ट होकर अब आ जाता है पर्सनल रिवॉर्ड पर, ठीक है। मतलब ये कि अब जो एफर्ट्स किए जाते हैं बच्चे के द्वारा वो किस लिए किए जाते हैं कि भाई मुझे ना ग्रेटेस्ट बेनिफिट हो, ठीक है ना, मतलब कि मुझे अवार्ड मिले, ठीक है ना। दूसरे स्टेज में ये होता है। अगर हम बात करें दूसरे लेवल की तीसरी और चौथी स्टेज में, तो यहाँ पर कौन सी बात कही गई है कि भाई जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, कन्फॉर्मिटी एंड इंटरपर्सनल अकॉर्ड, मतलब कि ये स्कूल एज में आपको गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक है, ये वाला लेवल देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि एफर्ट किए जाते हैं कि भाई जो भी रिलेशनशिप है आपके पास आस पास और जो अप्रूवल है उसकी भावना बनाए रखने के लिए, और फ्रेंडली रिलेशन, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देख पाए तो क्या फ्रेंडली रिलेशन बनाने की नहीं कोशिश की जा रही कि अच्छा मैंने तो उस बच्ची ने कल उसको खाना खिलाया है क्यों, क्योंकि भाई उसके साथ उसको पता था कि भाई कल को मुझे भी जरूरत पड़ सकती है कि भाई मैं इसका खाना खाऊं, है ना। तो ये बात इसलिए उन्होंने कही है कि भाई कल मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, आज तुम्हारी बारी है कि भाई तुम मुझे खाना खिलाओ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसका यही हो गया ना, एक्सचेंज कन्वेंशनल, ठीक है ना। तो अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखें तो ये भी बीइंग नाइस, ठीक है ना, मतलब ये कि भाई आपने गुड बॉय गुड गर्ल ये वाली स्टेज तो है, बट यहाँ पर एक्सचेंज की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो ये एक्सचेंज कन्वेंशनल यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। अब हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ पर तीसरे स्टेज देख लिया। अब चौथी स्टेज में क्या बताया था कि भाई अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर, मतलब कि जो भी यहाँ पर पर्सन होगा स्कूल एज में, जो भी बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो जो भी फिक्स्ड रूल बना दिए गए हैं, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, वो फॉलो करने की कोशिश करेगा कि भाई जो भी यहाँ पर नियम कानून है उनको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें सोशल कंट्रैक्ट, ये कौन सा है, ये तीसरे लेवल के कह सकते हैं कि ये
5वीं स्टेज है। तो यहाँ पर जो टीन्स में ये वाली आपको बात देखने को मिलती है कि इसमें जो पर्सन है वो ये नहीं देखता कि भाई क्या गलत है क्या सही है, ठीक है ना, वो मोरालिटी देखता है कि भाई अच्छा मोरालिटी की तरफ से ये वाली बात सही कही जा रही है, तो वो ये नहीं देखेगा कि कानून की तरफ से ये बात जैसे कि गलत कही जा रही है। जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए सड़क पर कोई एक्सीडेंट करके चला गया, ठीक है ना, तो आप क्या सोचेंगे कि भैया हम ना जो भी ये पर्सन मिल गया तो हम इसकी पिटाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके दोस्त का वो एक्सीडेंट करके चला गया, तो आप क्या कहेंगे कि भाई हम ना इसकी पिटाई कर देंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई कानून भी यहाँ पर है, कानून के नजरों में आप अगर उसकी पिटाई करेंगे तो आप गलत होंगे, तो क्या है आप वहां पर कानूनों को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है किसमें, ये 3rd लेवल की ये 5th स्टेज है। अगर हम बात करें यहाँ पर 6th स्टेज की, तो 6th स्टेज में क्या था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की। आप क्या करेंगे, आप ना कुछ नियम कानूनों को ही बदलने की बात करेंगे, मतलब कि सोसाइटी की भलाई के लिए आप बड़ा ही लॉन्ग टर्म में सोचने की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका सही आंसर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट टिपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्स एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज। तो आपको बताना है कि भाई समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रतिरूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। आपने इसका सही जवाब देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वाइडली हेल्ड बिलीफ कि जो लोगों में एक विचार है, ठीक है, बहुत ही टाइम से वो क्या किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपको अलग अलग जो भी यहाँ पर सेक्सेस देखने को मिलते हैं लिंगों के बारे में यहाँ पर सोसाइटी में बात कही जा रही है। तो ये क्या है, क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, क्या ये जेंडर विभेदीकरण है, या फिर जेंडर रोल्स है कि जेंडर भूमिकाएं हैं, या फिर ये जेंडर आइडेंटिटी है कि जेंडर पहचान है, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि हमने जब लास्ट टाइम में पढ़ा था तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भाई वाइडली हेल्ड बिलीफ की मतलब ये शुरू से ही कोई सोच बनाई गई है, ठीक है ना, इसको हमने फॉलो करना है। तो ये लोगों ने सोच बनाई हुई है, ठीक है, महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में, तो ये फिक्स सोच है। तो ये आपको क्या लगता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। हमने पॉलिटिकल लेसन पढ़ते वक्त भी ये इस टॉपिक को बड़े अच्छे ढंग से समझा था कि भाई कुछ इमेज बना दी जाती है किसी भी पर्सन के दिमाग में, ठीक है ना, कि हमने ये काम करना ही करना है, तो ये महिलाओं के द्वारा ये काम निर्धारित कर दिया गया है या फिर पुरुषों के द्वारा ये काम निर्धारित कर दिया गया है। तो ये क्या होता है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि भाई महिलाओं को घरेलू तौर पर दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की कुछ बातें हैं कि भाई पुरुषों को हार्ड वर्किंग काम करते हुए दिखाया जाता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जेंडर स्टीरियोटाइप हैं, ठीक है ना, जिसका आप अगर आज की बात देखेंगे तो ये आज काफी घट गया है, बट ये फिर भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है, ये इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम where father is involved in household works and mother is doing adventure activities. This move is important because, तो ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि भाई हाल ही में ना जो हमारी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें कुछ ऐसी कहानियां ऐड की गई हैं, उसमें कुछ ऐसी कहानियां जोड़ी गई हैं जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पुरुष होते हैं वो घर के कामों में लगे हुए हैं और जो माताएं हैं, ठीक है, जो हमारी माताएं बहनें हैं वो जो घर की जो गतिविधियां होती हैं, मतलब कि जो साहसी गतिविधियां होती हैं, घर के काम नहीं, जो जैसे कि कहीं पर जाना, घूमना फिरना, या फिर कोई भी किसान वाला काम करना, या फिर और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो वो महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो ये इन कामों से क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। तो ये इट एम स्ट्रेंथन जेंडर बायस, तो क्या ये जेंडर पक्षपात का सशक्त बनाता है, या फिर इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्या ये जेंडर रूढ़िवादिता तो समाप्त करता है, या फिर इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कंसिस्टेंसी, कि ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, या फिर इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका गलत ऑप्शन देखें तो ये यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे बढ़ा सकता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो बल्कि यहाँ पर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो बढ़ाया जा रहा है ना। तो ये ऑप्शन, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई ये इट एम्स टू इनकरेज जेंडर कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पर जो जेंडर की स्थिरता है, ठीक है ना, तो इसको बढ़ा कैसे सकता है ये। तो जेंडर कंसिस्टेंसी आपको पता है ना क्या होता है, कि भाई जो भी बच्चा होता है तो उसको पता लग जाता है जबकि भाई ये हमारा जेंडर है, इसके बाद हम उनको पता लग जाता है कि भाई हम लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। और यहाँ पर लास्ट में जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये जेंडर की जो बायस है, मतलब कि जो पक्षपात है, किसी इनक्लाइनेशन, मतलब कि किसी एक जेंडर पर क्या होता है, झुकाव होता है, तो क्या है वो है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो सेकंड देखेंगे तो ये क्या है, जो भी एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, की जो भी स्टीरियोटाइपिंग है
यहाँ पर जो भी रूढ़िवादिता है उसको समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, तो यहाँ पर जो वाइगॉट्स्की हैं उनकी एक थ्योरी यहाँ पर बताई हुई है, यहाँ पर डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो अडल्ट होते हैं एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड, कि भाई वाइगॉट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित करता है, इसे क्या कहते हैं? आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो हमने ये भी प्रीवियस कह सकते हैं कि जो भी लेसन था उसमें डिस्कस तो किया हुआ था, आज हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने बताना है क्या ये डिस्कवरी लर्निंग है, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या फिर स्कैफोल्डिंग है, या फिर इंटर सब्जेक्टिविटी है। तो यहाँ पर आपने बताना है खोजपूर्व अधिगम, समिष्ट पर विकास का क्षेत्र, या फिर पाड़, या फिर ढांचा, या फिर अत विनिष्ठता। तो आपको ये बताना है। तो ये इसका मैं आपको सही उत्तर बताऊं तो ये स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी ये वाइगॉट्स्की हैं इनकी थ्योरी क्या बताती है कि जो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो भी अडल्ट होंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर सपोर्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं उनको यहाँ पर किसी भी पेरेंट्स के द्वारा, किसी भी यहाँ पर एक और पर्सन है, ठीक है, जो जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है कि भाई वो काम करना कैसे है, वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो वो सपोर्ट दिया क्यों जा रहा है? वो परफॉर्मेंस के लिए, कि भाई जो भी बच्चा जितना काम कर सकता है वो उसको अच्छे ढंग से कर पाए। तो वो स्कैफोल्डिंग है, मतलब कि टेम्पररी जो हेल्प होती है उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगर आप जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करें तो ये होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो होता है कि बच्चा कितना कर सकता है, ठीक है ना। मतलब ये कि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस की बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बात पूछी है ना कि जो ये सपोर्ट दिया जा रहा है इसको हमने क्या कहना है। अगर आप इस परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, अगर इन्होंने पूछा हुआ था कि जो बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ठीक है ना। आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। स्कैफोल्डिंग क्या है? ये टेम्पररी हेल्प है, जो थोड़े टाइम के लिए दी गई हेल्प, ठीक है। अगर आप कोई बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसको आपने क्या किया, थोड़ा सा पीछे से धक्का देना शुरू किया, तो वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। और बाद में बच्चा साइकिल चलाने लग गया अपने आप ही, तो वो क्या है, वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि मतलब बच्चा वो काम था वो खुद अब कर रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा ये 5th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। तो इन्होंने ये पूछा हुआ है कि जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है, मतलब कि जीन पियाजे की एक थ्योरी है, तो उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो संज्ञात्मक विकास है उसके सिद्धांत के अनुसार जो परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती क्या है? सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बच्चे की तर्कशीलता है, ठीक है ना, कि जो सोच विचार करने लग जाता है बच्चा, कि रीजनिंग करने लग जाएगा कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन हुआ है या फिर ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो क्या ये सेंसरी मोटर स्टेज है, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? कोई ये संवेदी चालक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज की, तो सेंसरी मोटर स्टेज ये कौन कौन सी एज तक होता है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 0 से लगभग 2 साल तक होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे की एक हिसाब से ना बच्चा क्या करता है कि भाई बच्चा ना लिविंग एक दुनिया में जीता है, मतलब कि प्रेजेंट वर्ल्ड में जीता है। जैसे कि अगर आप उसको कोई खिलौना देंगे, ठीक है, तो खिलौनों को अगर आप छुपा देंगे तो वो रोएगा नहीं बच्चा, ठीक है। क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि उसको अब याद ही नहीं रहेगा उसके बारे में। अगर आप इसी प्री ऑपरेशनल की बात करें, 2 से 7 साल की होती है ये, तो अगर आप बच्चे के सामने कोई खिलौना होगा, अगर आप उसको छुपा देंगे तो वो रोने लग जाएगा, मांगने लग जाएगा, ठीक है ना। बट वो सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब अभी बच्चा छोटा है और ये ज्यादातर जो अपनी सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि अपना आंखें हो गई, अपना हाथ हो गया, ठीक है ना, तो इनका प्रयोग बहुत ही ज्यादा करता है, ठीक है ना, सीखने के लिए। तो यहाँ पर ये सेंसरी मोटर की स्टेज थी। अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो यहाँ पर जो बच्चा है, जो उसके सिंबॉलिक थॉट्स हैं, वो यहाँ पर इनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और जो कंजर्वेशन होता है, ठीक है, कंजर्वेशन आपको पता है ना, तो जो कंजर्वेशन की जो एक्टिविटी होती है वो अभी बच्चे में डेवलप नहीं हुई होती। कंजर्वेशन होता क्या है, मतलब ये कि जो जैसे कि आपने कोई बर्तन दिया, ठीक है, एक बड़ा बर्तन था और एक छोटा बर्तन था, ठीक है। छोटे बर्तन में भी यहाँ पर 500 मिलीलीटर पानी आता था या फिर दूध आता था, और यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ा बर्तन है उसमें भी 500 मिलीलीटर पानी आता था। मतलब है कि दोनों का साइज सेम, साइज मतलब कि इसमें पानी का जो आकार है वो सेम आएगा, ठीक है ना।
बट यहाँ पर जो इनका साइज है वो थोड़ा सा वेरी करता है। तो यहाँ पर बच्चे को समझ नहीं आएगा। अगर आपने इसमें इसको पानी डालकर दे दिया लंबे वाले में, तो वो कहेगा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा है, मैं इसी को ही प्रेफर करूंगा कि मुझे यही चाहिए, ठीक है ना। बट ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये बच्चे की थिंकिंग होती है। अगर आप बात करें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तो ये बच्चे की जो कंजर्वेशन वाली जो एक्टिविटी है तो ये डेवलप हो चुकी होती है। मतलब कि ये कि थोड़ा जो बच्चा है वो सोचना शुरू कर देता है, बट वो सिर्फ कंक्रीट, ठीक है, जो कुछ देख पाता है वो उनके बारे में ही सोच पाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में वही तो बात है ना कि ये अगर आप देखेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 है, ठीक है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 है। अगर हम फॉर्मल ऑपरेशनल की बात करें तो ये 7 से आप जो 11 से बाकी की जो एजेस हैं, ठीक है, बाकी की उम्र तक यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज देखने को मिलती है। तो इसमें बच्चे की जो भी हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, मतलब कि जो भी कंक्रीट था थर्ड स्टेज में, वो उससे कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता है, ठीक है ना, तो तर्क करने लग जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर पता है कि भाई, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन थिंकिंग। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है कि भाई इन्होंने क्या कहा हुआ है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रियाओं, ठीक है ना, तो यहाँ पर सामाजिक प्रतिक्रियाओं और सांस्कृतिक के संदर्भ में समझना आवश्यक है। तो ये कौन से जो है यहाँ पर जो भी साइकोलॉजिस्ट है वो इसकी बात करते हैं, तो क्या वो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, या फिर जीन पियाजे हैं, या फिर वाइगोट्स्की हैं, या फिर एल्बर्ट बंडूरा हैं। तो आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका अगर हम बात करें कि हमने कल परसों भी पढ़ा था, जो लेव वाइगोट्स्की हैं वो सोशल जो प्रतिक्रियाएं हैं, मतलब कि जो सोशल इंटरेक्शन है, वो इस पर जोर देते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी भाषा किससे सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से। और ये इसकी भी बात करते हैं कि जो भी बच्चा है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉइंग implication from the Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6-8 in the classroom should, कि यहाँ पर 6वीं से 8वीं क्लास का बच्चा है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, ठीक है, जो इनका सिद्धांत है, इनके निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से लेकर 8 तक के जो भी शिक्षक होंगे वो अपनी कक्षा में क्या करना चाहेंगे। तो इसका आपने सही उत्तर बताना है। सो यहाँ पर डिस्कर्ज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गूमेंट, तो जो भी यहाँ पर तार्किक बहस की जाएगी तो क्या इसको वो हतोत्साहित करेंगे, मतलब कि उसको कहेंगे कि भाई नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो क्या ऐसा होगा? तो नहीं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, कि क्या ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल हो तो सकता है। पहले इसको देखने से पहले हम क्या करेंगे, बाकी के ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ओनली कंक्रीट मटेरियल टू टीच कंसेप्ट, तो आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए क्या आप सिर्फ कंक्रीट ऑपरेशन मटेरियल का ही प्रयोग करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कंक्रीट ऑप्शन बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं जिनके द्वारा आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अब लास्ट ऑप्शन है रैली सॉली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, कि क्या आप उसको सिर्फ सिलेबस के बारे में ही पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात बताई हुई है कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जिसकी भी रीजनिंग है, यहाँ पर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन होगी कि बच्चा अपनी तार्किक जो भी दिमाग है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी की, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है, ठीक है ना, तो इसमें आपने ना नीचे वाले ऑप्शन को पढ़कर बताना है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है हॉवर्ड गार्डनर का, अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन आया ही होता है। तो यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार, इनके सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है, तो क्या ये सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, या फिर एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली, या फिर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, या फिर सेंसिटिविटी एंड द कैपेसिटी टू डिटेक्टिव पैटर्न हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग। तो क्या ये एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं कि ध्वनि ताल शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थायिक परिवेश के सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, या फिर संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज के स्तर, ताल, सौंदर्यपूर्ण गुणों को उत्पन्न करने की एवं प्रशंसा की योग्यता, या फिर पैटर्न
को खोजने के एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने के लिए क्षमता एवं संवेदनशीलता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बात करें मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल रीजनिंग की या फिर इंटेलिजेंस की, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो भी पैटर्न होगा वो डिटेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो भी लंबी लंबी चेन्स होंगी, हैंडल लॉन्ग चेन्स, ठीक है, रीजनिंग्स की, तो आपको ये सब करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन है वो क्यों गलत हैं, क्योंकि अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो ये गाने की बात कही गई है, ठीक है, यहाँ पर साउंड रिदम लिखा गया है। तो साउंड रिदम का मैथमेटिक्स में क्या काम, तो ठीक है, पहला ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर विजुअल मतलब कि देखकर बात कही गई है कि भाई आपने क्या करना है, जो भी स्पेशल वर्ड एक्यूरेटली इसकी बात कही गई है कि भाई आपने क्या करना है, देख कर ही या फिर इमेजिन करके आपने कुछ करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि भाई इसमें भी कुछ रिदम वाली बात कही जा रही है, ठीक है ना, तो म्यूजिक से तो कुछ हमारा संबंधित है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल्स, वैल्यू एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी कॉल्ड। तो इन्होंने क्या कहा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है। आपने इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका क्या सोशलाइजेशन आंसर होगा, समाजीकरण, इंक्लूजन या फिर समावेशन या फिर मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा से जुड़ना या फिर डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सोशलाइजेशन। इसका बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि सोशलाइजेशन में क्या होता है, सोशलाइजेशन में वो बच्चा कुछ नया सीखता है, ठीक है ना, समाज के द्वारा। इंक्लूजन में क्या होता है कि भाई हम सभी बच्चों को शामिल करते हैं यहाँ पर, चाहे वो बच्चा क्या कह सकते हैं कि उसको कोई भी समस्या हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ठीक है ना, तो इंक्लूजन में ये होता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आपने सही उत्तर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन अ ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। कि आपको क्या बताना है कि भाई हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो ये आपको पता है ना कि जो भी यहाँ पर मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो आपको बताना है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। तो क्या आपको सिर्फ जो इंडिविजुअल डिफरेंस आपको जो देखने को मिलता है, मतलब कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, कोई बच्चा नहीं है, तो ये जो ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलता है ये सिर्फ हेरिडिटी के कारण होता है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि भाई एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होगा, वो टीचर भी बन सकता है, वो डॉक्टर या फिर बैंकर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये बात बिल्कुल ही गलत हो जाएगी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र अनुवांशिकता ही कारण है। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप द एनवायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन, कि भाई परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारण करती है। तो क्या सिर्फ एनवायरमेंट ही प्रभावित करता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। नीदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, तो ये इन्होंने ना कही हुई है कि भाई दोनों ही प्रभावित नहीं करते। तो ये तो हमें पता है कि भाई प्रभावित तो करते हैं, बट कितना प्रभावित करते हैं ये देखने वाली बात है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो ये जो दोनों है प्रभाव डालते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, मतलब कि इनका जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। तो हम यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते ताकि आपको ज्यादा बर्डन यहाँ पर ना देखने को मिले। आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए आपने उसे भी कमेंट करना है, और आपको ये सेशन कैसा लगा आपने हमें कमेंट करके भी बताना है। अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।